डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं वो प्रश्न हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए वान हॉफ गुणांक की गणना कीजिए। 2022 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फिर समझते हैं। तो बेटा आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, और हम इसे इंग्लिश में कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर समझेंगे। देखो हमने लिखा, जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन, संगुणन एसोसिएशन, वियोजन डिसोसिएशन होने पर अणु संख्या गुणों द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। अर्थात संगुणन पर अणु संख्या गुणों में कमी और वियोजन पर अणु संख्या गुणों में वृद्धि होती है। चलिए पहले आप इतना समझते हैं, बहुत ध्यान समझो। देखो अणु संख्या गुण या अणु संख्या गुणधर्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो होती है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर विलयन में कणों की संख्या बढ़ रही है तो अणु संख्या गुण का मान, अणु संख्या गुणधर्म का मान, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान बढ़ेगा। और अगर विलयन में कणों की संख्या कम हो रही है तो अणु संख्या गुण या अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान घटेगा। देखो अगर हम बात कर रहे हैं वियोजन की, किसकी बात कर रहे हैं? वियोजन बोले तो डिसोसिएशन की। मान लिया मेरे पास कोई ए बी एक पदार्थ है और ये कौन है? कि विलय है। और इस विलय को जब मैंने विलायक में घोला, इस विलय को काय में घोला? मैंने किसी विलायक में घोला, और ये विलायक में जाने के बाद अपने आयनों में टूट गया। यहां पर केवल इसका एक कण था और यहां पर कितने कण हो गए? 2 कण हो गए। सही। तो यहां पर क्या हुआ कि विलय को जब आपने विलायक में डाला और उससे जो विलयन बना, तो विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ गई। तो जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा। समझ गए? अणु संख्या गुणधर्म का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वियोजन पर अणु संख्या गुणों में वृद्धि होती है। सही। अगर मैं कर रहा हूं संगुणन बोले तो एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या होता है? मान लो मेरे पास ये कोई पदार्थ है, ए बी पदार्थ है, और इसे मैंने क्या करा? फिर विलायक में डाला। मुझे विलयन बनाना है, तो विलय प्लस विलायक क्या होता है सर? विलयन होता है। तो मैंने इसे कहां डाला? विलायक में डाला। और विलायक में जाने के बाद जो विलयन बना, क्या बना? जो विलयन बना तो उसमें क्या हुआ? विलायक के साथ इसका क्या हुआ? संगुणन हो गया। बोले तो ये ए बी एन बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? कणों की संख्या कम हो गई। संगुणन का मतलब जुड़ना होता है और वियोजन का मतलब टूटना होता है। तो संगुणन में क्या हुआ? अणु क्या हुआ? जुड़ गए। तो जुड़ गए तो विलयन के अंदर कणों की संख्या पहले से कम हो गई। जो आपने यहां कण लिए थे, जो यहां पर आपने कंपाउंड लिया था, जो आपने यहां पर मॉलिक्यूल लिए थे, उनकी संख्या विलयन में जाने के बाद कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि उनका संगुणन हो गया, वो आपस में जुड़ गए। तो जब संगुणन होगा तो विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कणों की संख्या क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। जब कणों की संख्या कम होगी तो हमने क्या लिखा? संगुणन पर अणु संख्या गुणों में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यहां पर जो आपने इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया था, सही, और अब यहां पर क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ गई। तो इसका मतलब पता क्या होगा? कि इसका मतलब यह होगा कि जो यहां पर मोलर द्रव्यमान आपको प्राप्त हुआ था और जो यहां पर मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा उसमें कमी आएगी। क्या आएगी? उसमें कमी आएगी। जबकि यहां का जो मोलर द्रव्यमान है और जब आपने इसमें विलायक में घोला और उससे विलयन बना, तो यहां का जो आप मोलर द्रव्यमान प्राप्त करोगे, भाई जो आपने यहां का मोलर द्रव्यमान प्राप्त करा और घोलने के बाद जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा संगुणन में, तो समझ लो यहां पर जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा वो इससे ज्यादा होगा। वियोजन में यहां का मोलर द्रव्यमान इससे कम होगा और संगुणन में यहां का मोलर द्रव्यमान इससे ज्यादा होगा। यह बात याद रखना। इस पर मैं इन डिटेल आपको एक लेक्चर दे चुका हूं, प्ले लिस्ट में बेटा आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। इसी के नाम से है असामान्य मोलर द्रव्यमान। उसमें संगुणन वियोजन को मैंने इन डिटेल समझाया है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में
निम्न या उच्च होते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, इन शॉर्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें आगे दे रखा है 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए वान हॉफ गुणांक की गणना कीजिए। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। देखिए हमें जो है वान हाफ गुणांक बोले तो आई या वान हाफ फैक्टर की गणना करनी है, और 80% वियोजित होने वाले, तो वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दे रखा उसने 80%। सही है, मैं ऐसे से कर देता हूं, तुम नीचे नीचे करना, मेरे पास जहां काम है। तो इसे ऐसे लिखो 80/100, इससे कट जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8। तो वियोजन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझा चुका हूं इन डिटेल, पूरा लेक्चर दिया था मैंने इस पर आपको। क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। सही है सर अल्फा हमारे पास है, चलो ये हमें कैलकुलेट करना है। जी सर, N क्या है बेटा, N है नंबर ऑफ आयन। वो कैसे निकालेंगे, जो आपको उसने कंपाउंड दिया है। देखो मैं यहां रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको। एक कैल्शियम नाइट्रेट ऐसे लिखोगे, ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, मान लो लगभग 100% क्या होगा, वियोजित होगा। तो इससे बना कैल्शियम 2 पॉजिटिव और बना 2NO3 नाइट्रेट आयन। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे हमें कैसे करना है सोल्व। अब देखो N की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक आयन ये बना और 2 आयन ये बने, तो कितने होगा, 3 आयन हो गए। सही है। अच्छा अब देखो इसमें वैल्यूज को रखिए। सर अल्फा की वैल्यू बेटा 0.8 है। जी सर, आई हमें कैलकुलेट करना है, साथ में -1। एन की वैल्यू सर 3 है, -1। सही है। और क्या चाहिए, तो 0.8 इज इक्वल टू I-1। कितना बचा, 2 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे इधर ले जाओ, तो I-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 2। सही, I-1 कितना हो गया, 8 16, 1.6। I इज इक्वल टू 1.6 -1 नहीं होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, प्लस का। तो I इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 0.6 हो गया। तो 2.6 वान हाफ गुणांक की वैल्यू होगी। बात आई समझ में या नहीं। तो 2022 में 2 नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन। आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।